नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश ताज का शासन, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसका डायरेक्ट भारत पर शासन हो गया, उस पर अपन बात करेंगे। मतलब जो संवैधानिक विकास है उस संवैधानिक विकास का जो पार्ट 2 है। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था 1600 से 1858 तक, उसमें अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। लास्ट 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, वो हो गया था। अब आज अपन जो पढ़ेंगे सेकंड पार्ट है वो ब्रिटिश ताज का शासन। मतलब अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज का शासन। आप सबको पता है कि जो ब्रिटिश ताज का शासन है वो 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। इसके अंतर्गत जितने भी एक्ट है उन एक्टों की अपन बात करते हैं, और इसके अंतर्गत जो पहला एक्ट आएगा वो 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी विशेषताओं से पहले एक दो बातें देखते हैं। इस अधिनियम का जो निर्माण हुआ था, यह अधिनियम जो है बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था। मतलब इसका निर्माण इसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुआ। मतलब जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है इसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद में हुआ। दूसरी बात इससे क्या आती है, इस अधिनियम को एक नाम से और भी जाना जाता है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है इसको। मतलब इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपको पूछ सकता है कि कौन से अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो आपको बताना 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको कहा जाता है। इस अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, यह अधिनियम कब पारित हुआ था, ब्रिटेन का कौन सा प्रधानमंत्री था, लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी के समय यह अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखना है ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डर्बी के समय पारित हुआ था। यह आपको याद रखना है। विशेषता पढ़ने से पहले आपको ये 3 फैक्ट याद रखने हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। पहली बात, इसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। दूसरी बात, इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तीसरी बात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो लॉर्ड डर्बी है उस लॉर्ड डर्बी के समय ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखो, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली विशेषता 1858 के भारत शासन अधिनियम की जो पहली विशेषता है वो क्या है, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर ब्रिटिश महारानी अर्थात ब्रिटिश ताज का सीधा क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, अब भारत पर किसका शासन आए, जो ब्रिटिश महारानी है उस ब्रिटिश महारानी का डायरेक्ट यहां पर भारत पर क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत पर
ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी अर्थात ब्रिटिश ताज का सीधा शासन स्थापित हो गया। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि कौन से अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के शासन को, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब इस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अब यहां पर भारत पर ब्रिटिश महारानी अर्थात जो ब्रिटिश ताज है उसका सीधा क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। तो आपको बताना 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी। नंबर 2 बात कर भाई, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जब एक समय आएगा जो धीरे धीरे इस कंपनी को समाप्त कर देंगे, वो इस कंपनी के शासन को समाप्त कर देंगे और भारत पर जो ब्रिटिश सरकार है वो डायरेक्ट अपना शासन स्थापित कर लेगी। और वो समय आ गया है, इस अधिनियम के तहत इस कंपनी को समाप्त कर दिया और अब जो ब्रिटिश ताज है उसके अधीन शासन हो गया साहब। दूसरी विशेषता क्या होती है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब क्या किया गया, वाइसराय किया गया। तो याद रखना है, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया, वाइसराय बनाया गया। याद रखना इस चीज को कि भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, वाइसराय बना दिया गया। तो याद रखना है, तो भारत का पहला वाइसराय कौन बना भाई, तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या बना, पहला वाइसराय बना। मतलब याद रखना, अब जो ये वाइसराय है, ये जो ब्रिटिश ताज है उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ये कौन, ये वाइसराय। तो बात करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया और अब वाइसराय ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था, वाइसराय। और अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया, वाइसराय किया गया। भाई इसका पदनाम अब क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। तो यहां से जो बढ़िया क्वेश्चन निकलता है वो क्या निकलता है भाई, बढ़िया क्वेश्चन ये निकलता है कि भारत का पहला वाइसराय कौन बना। तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय बना। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला क्या बना, वाइसराय बना। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगली जो विशेषता है नंबर 3, उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के मालिकों का बोर्ड था, तो कंपनी समाप्त हुई तो ये बोर्ड समाप्त होना था ही। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सरकार का बोर्ड था, वो इन दोनों को समाप्त करके जो शासन की जो द्वैध प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये इसी एक्ट के तहत किया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। इस प्रकार भारत में शासन की द्वैध प्रणाली की समाप्ति हुई।
शासन की द्वैध प्रणाली की क्या हुई, समाप्ति हुई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। इस प्रकार भारत में जो शासन की द्वैध प्रणाली है इसकी क्या की, समाप्ति हुई। भाई भारत में शासन की द्वैध प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद होगा जो 1784 का जो अधिनियम था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें शासन की द्वैध प्रणाली की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उसी में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो शासन की द्वैध प्रणाली की वो शुरुआत हुई थी। अब इस एक्ट के माध्यम से इस शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। भाई समाप्त हो गया, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया तो ऑटोमेटिक दोनों शासन की जो प्रणाली है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नंबर 4 बात करते हैं कि जो ब्रिटिश ताज है, उस ब्रिटिश ताज की ओर से शासन करने के लिए भारत सचिव, जिसको भारत मंत्री के नाम से जानते हैं, इस पद की क्या की, स्थापना की। मतलब ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करने के लिए भारत सचिव, मतलब इसको भारत मंत्री भी बोलते हैं। भारत सचिव या भारत मंत्री के पद की स्थापना की, या भारत सचिव के पद को स्थापित किया। भारत मंत्री के पद को, भारत मंत्री के पद को स्थापित किया, याद रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत सचिव या भारत मंत्री का पद कब स्थापित किया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत सचिव और भारत मंत्री, इसका काम क्या था, ये ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन यही करता था, भारत सचिव या भारत मंत्री, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए। इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की जो परिषद बनाई गई, भारत परिषद, ठीक है ना। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव था। मतलब इस भारत परिषद का अध्यक्ष कौन था, ये भारत सचिव। मतलब ये जो भारत परिषद थी इसका अध्यक्ष यही होता था, भारत सचिव ही। तो इसकी अध्यक्षता में भारत परिषद का गठन किया। तो ये आपको याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है यहां से, कि भारत सरकार की ओर से शासन या ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करने के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री के पद को स्थापित किया। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन था, ये भारत सचिव को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है, ये चारों विशेषताएं। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भारत सचिव का पद आ जाता है तो इसके बारे में 2-4 आपको फैक्ट याद रखना है। वो याद क्या रखना है, मैं आपको नीचे बता देता हूं। यहां पर इस साइड में अपन देख लेते हैं, नोट लगा के देखो। भारत सचिव के बारे में अगर अपन बात करें तो अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि भारत सचिव का जो कार्यालय है वो कहां स्थापित किया गया था, भारत सचिव का जो कार्यालय है ये कार्यालय लंदन में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, लंदन में। एक बात तो आपको इससे फैक्ट याद रख लेनी है कि भारत सचिव का कार्यालय कहां होता था, इसका कार्यालय लंदन में था। दूसरी बात, ये भारत सचिव किसका सदस्य हुआ करता, ये ब्रिटिश जो कैबिनेट थी ना, इस ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये कौन, भारत सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट। जो वहां पर ब्रिटिश संसद थी वहां पर जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे वैसे एक कैबिनेट मंत्री था ये, ठीक है ना। तो जो भारत सचिव था ये क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का क्या था, सदस्य था। दूसरी बात करते हैं कि जो भारत सचिव था, ये भारत सचिव भारत में जो प्रशासन हो रहा है इस प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। मतलब भारत के प्रशासन के लिए
ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, ये उत्तरदायी होता था। मतलब जो ब्रिटिश संसद है, ये ब्रिटिश संसद भारत के प्रशासन के बारे में पूरी जो बात जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई थी, भारत सचिव को। ये भारत सचिव ही ब्रिटिश संसद को बताएगा कि भारत का प्रशासन कैसा चल रहा है। तो ये भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति कौन उत्तरदायी था, भारत सचिव। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ऑप्शन में आपको देगा वाइसराय, ऑप्शन में आपको देगा भारत सचिव, ऑप्शन में आपको और कुछ दे देगा। तो आपको वहां पर वाइसराय नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको भारत सचिव करना है। यह बात भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, भारत का पहला भारत सचिव कौन था भाई, प्रथम भारत सचिव पूछ सकता है। प्रथम भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड स्टेनले। ये प्रथम भारत सचिव भी आपको याद रखना है। प्रथम भारत सचिव था लॉर्ड स्टेनले। ये लॉर्ड स्टेनले क्या थे, प्रथम भारत सचिव थे। ये बात भी आपको थोड़ा सा यहां पर क्या करना है, याद रखना है। तो ये 3-4 बातें आपको फैक्ट है जो इससे संबंधित है वो आपको याद रखनी है। ठीक है। ये इसके अलावा इस एक्ट के बारे में एक बात और वो भी आपको याद रखनी है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश जो महारानी थी विक्टोरिया, वो यहाँ के अपने भारत के जो लोग हैं उन भारत के लोगों को कुछ इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ बातें बताई। वो क्या बताई, नंबर 1 बात कि आपको जो उच्च पद है उन उच्च पदों पर आपको नियुक्त किया जाएगा। मतलब उच्च पदों पर आपकी भी कुछ भूमिका होगी, आपके भी भारतीय लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, और इस एक्ट के माध्यम से यहाँ के लोगों को और क्या किया, मतलब क्या बताया उसने कि आपको ये आपको मतलब अधिकार दिए जाएंगे। नंबर 2 उसने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटिश सरकार जाति, धर्म, रंग और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। जाति, धर्म, रंग और भेदभाव के आधार मतलब भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। और तीसरी जो बात है जो ब्रिटिश महारानी ने यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों के लिए कही, वो तीसरी बात क्या थी कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों शहरों में क्या खोले जाएंगे, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। मतलब 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत अपने भारतीयों के लिए ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया है इसने 3 घोषणाएं की थी कि आप लोगों के 3 घोषणाएं की थी। वो 3 घोषणाएं कौन कौन सी थी कि एक तो उच्च पदों पर भारतीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और दूसरी बात उसने क्या कही कि जाति, धर्म, रंग और भाषा के आधार पर ब्रिटिश सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। और तीसरी बात है कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 शहरों में क्या खोले जाएंगे, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारतीय लोगों के लिए निम्न में कितनी घोषणाएं की थी, तो आपको बतानी ये 3 घोषणाएं की थी। वो तीनों घोषणाएं मैं आपको बता दिया हूं। तो ये मेरी तरफ से 1858 का भारत शासन अधिनियम ये कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं इसका दोहरान कर देता हूं, सुनते रहना। 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सीधी सी बात है कि इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, लॉर्ड डर्बी। तो लॉर्ड डर्बी के समय 1858 का भारत शासन अधिनियम में पारित हुआ था। दूसरी बात करते हैं, 1858 के भारत शासन अधिनियम है, इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। यह भी आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। इसके बाद में 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है, इसकी विशेषताओं के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत पर ब्रिटिश महारानी अर्थात ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट मतलब सीधा शासन क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। दूसरी विशेषता, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया और अब वाइसराय ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष क्या बन गया, प्रतिनिधि बन गया, मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो फिर बात करते हैं नोट लगा के कि भारत का पहला वाइसराय कौन बना, तो आपको बताना है भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। अगली बात करते हैं नंबर 3 पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में अब शासन की जो द्वैध प्रणाली है उसकी क्या हो गई, समाप्ति हो गई।
नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करने के लिए भारत सचिव मतलब भारत मंत्री के पद को स्थापित किया, मतलब एक नया पद स्थापित किया ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करने के लिए। वो पद था भारत सचिव का पद, जिसको भारत मंत्री भी बोलते थे। और इसकी सहायता के लिए, किसकी, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का क्या किया, गठन किया गया। और इस भारत परिषद की अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर अपन भारत सचिव के बारे में 3-4 फैक्ट पढ़े। तो 3-4 फैक्ट क्या है, भारत सचिव का कार्यालय लंदन में हुआ करता था। भारत सचिव किसका सदस्य हुआ था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। तीसरी बात करते हैं, भारत में प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी कौन था, भारत सचिव था। और भारत का पहला जो यहाँ पर प्रथम जो भारत सचिव बना, वो प्रथम भारत सचिव कौन बना, लॉर्ड स्टेनले। लॉर्ड स्टेनले प्रथम भारत सचिव बने। तीसरे अगली बात करते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 3 घोषणाएं की थी अपने भारतीय लोगों के लिए। वो 3 घोषणाएं कौन कौन सी थी कि उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। और ब्रिटिश जो सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारत में रंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। और तीसरी जो बात है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 शहरों में क्या खोले जाएंगे, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ये मेरी तरफ से 1858 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट। नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला जो अधिनियम है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसी अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का क्या माना जाता है, सूत्रपात माना जाता है। याद रखना इस बात को। इसी अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। इसी अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास का क्या माना जाता है, सूत्रपात माना जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसकी विशेषताएं क्या है भाई, इन विशेषताओं के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। फर्स्ट विशेषता पर इसकी बात करें तो इसमें यह किया गया कि जो वाइसराय है, ये वाइसराय अपनी जो कार्यकारी परिषद है, इस कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या कर सकता है, 12 कर सकता है बढ़ाकर। मतलब वाइसराय अपनी परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम बढ़ाकर 12 कर सकता है, जिनमें से आधे सरकारी होंगे और आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोले सरकारी और गैर सरकारी कौन होंगे भाई, सरकारी तो होंगे जो ब्रिटिश होंगे, उनको तो सरकारी, और गैर सरकारी यहाँ के जो भारतीय के लोग, जो भारत के जो सदस्य नियुक्त किया जाते थे यहाँ से, उनको गैर सरकारी कहते थे। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें पहली विशेषता क्या हुई, वाइसराय अपनी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 12 कर सकता है, 12 कर सकता है, जिनमें से आधे सरकारी व आधे गैर सरकारी होंगे। एक विशेषता तो याद रखना है, वाइसराय को ये छूट दे दी गई कि वाइसराय अपनी परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा सकता है
और ये बढ़ाकर अधिकतम कितनी कर सकता है? 12 कर सकता है। 12 कर सकता है। इनमें से आधे तो सरकारी होंगे, आधे क्या होंगे? गैर सरकारी सदस्य होंगे। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? तो 2 नंबर वाली जो विशेषता है वो ये है, वाइसराय को ये छूट दे दी गई कि वाइसराय प्रांतों का गठन कर सकता है, मतलब नए प्रांतों का गठन कर सकता है, और प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। तो अगली बात है, वाइसराय प्रांतों का गठन कर सकता है। वाइसराय प्रांतों का गठन कर सकता है, और इन प्रांतों में जिन प्रांतों का गठन कर रहा है ना, नए प्रांतों का, इन प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है। तो वाइसराय प्रांतों का गठन कर सकता है और प्रांतों में गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है। दूसरी विशेषता यह कि वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं भारत में, और इन प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। तीसरी जो विशेषता है वो क्या हो सकती है? जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, कि भारतीय सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनको कौन नियुक्त करेगा? इनको वाइसराय करेगा। वाइसराय क्या करेगा? इनको मनोनीत करेगा। कौन से सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगा? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो याद रखना है, 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य है, उन भारतीय सदस्यों को भी क्या किया? शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो मतलब विधान परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्हें वाइसराय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगा। जिन्हें वाइसराय कौन से सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगा भाई? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगा। कौन करेगा? वाइसराय करेगा। निर्वाचित होकर नहीं आएंगे, ये मनोनीत हो जाएंगे। और कौन मनोनीत करेगा इनको? वाइसराय मनोनीत करेगा। तो याद रखना कि विधान परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्हें वाइसराय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो यहां से बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद है, इस केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहां से आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा 1862 में। मैं नोट लगा के ये चीज बता देता हूं आपको। 1862 में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, भाई लॉर्ड कैनिंग ही चाहिए इस समय वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को मनोनीत किया, जो इस प्रकार है। 1862 में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को क्या किया? मनोनीत किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 बनारस के राजा, नंबर 2
पटियाला के महाराजा। नंबर 3 ग्वालियर के सर दिनकर राव। ग्वालियर के नरेश सर दिनकर राव। यह बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे पहुंचेगा, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये 3 जने थे जो 1862 में इनको लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था, क्योंकि वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया था। इसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और ग्वालियर के सर दिनकर राव, ये 3 जने थे जो पहली बार विधान परिषद में गए थे मनोनीत होकर। तो विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होकर जाने वाले पहले भारतीय थे ये 3 जने, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और ग्वालियर के नरेश सर दिनकर राव। चौथी विशेषता क्या हो सकती है? बहुत ही बढ़िया विशेषता है, विभागीय प्रणाली को क्या दी गई? वैधानिक मान्यता, कानूनी मान्यता दी गई। विभागीय प्रणाली, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्या बोल सकते हैं? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मैं यहां पे लिख देता हूं ओब्लिक लगा के, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी अपन बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। तो मतलब विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को वैधानिक मान्यता दी गई। अरे वैधानिक मान्यता का मतलब समझ गए होंगे, कानूनी मान्यता। एक चीज का ध्यान रखना, ये पोर्टफोलियो प्रणाली है ना, मतलब जो ये विभागीय प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विभागीय प्रणाली का मतलब समझ गए होंगे, अलग अलग विभाग बांट दिए कि ये मंत्री होगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था ये। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो विभागीय प्रणाली है, इसकी शुरुआत तो 1859 में ही हो गई थी, बल्कि इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली थी उस समय, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इसको क्या दे दी गई? कानूनी मान्यता दे दी गई। तो यहां से बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। आपको याद रखना है कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली की क्या की? शुरुआत की। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। 1859 में शुरू कर दी थी इसकी, लेकिन इस एक्ट के तहत इसको क्या दे दी गई? कानूनी मान्यता। तो इस कारण याद रखना है कि विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? तो आपको किसको बताना है? लॉर्ड कैनिंग को। तो याद रखना है, इसको विभागीय प्रणाली का क्या कहते हैं? जनक। मतलब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का इसको क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। तो विभागीय प्रणाली, इस विभागीय प्रणाली का अगर आपको जनक पूछे तो जनक किसको बताना है? लॉर्ड कैनिंग को बताना है। तो याद रखना है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो जनक है वो किसको कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इस विभागीय प्रणाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। क्लियर? याद रखना इस चीज को। तो ये 4 विशेषता यहां तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक बार अपन इसको देख लेते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो 1861 का भारत परिषद जो अधिनियम है, इसी अधिनियम से भारत में किसके माना जाता है? संवैधानिक विकास का सूत्रपात माना जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो वाइसराय अपनी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम कितनी कर सकता है? 12 कर सकता है। इन 12 में से आधे सरकारी होंगे, आधे क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। नंबर 2, वाइसराय नए प्रांतों का गठन कर सकता है और प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। तीसरी विशेषता, विधान परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जिन्हें वाइसराय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। और पहली बार विधान परिषद में मनोनीत होकर जाने वाले 3 भारतीय थे, उनका नाम था, बनारस के राजा थे एक पटियाला के महाराजा थे, एक ग्वालियर के नरेश सर दिनकर राव थे। ये 3 जने थे। इनको मनोनीत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, क्योंकि 1862 में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। चौथी विशेषता है कि विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, इसको वैधानिक मान्यता मतलब कानूनी मान्यता दी गई थी इस एक्ट के तहत।
वैसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1859 में ही कर दी थी। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरू कर दी थी, लेकिन उस समय इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। कानूनी मान्यता इस एक्ट के द्वारा मिली थी। इसी कारण जो विभागीय प्रणाली का जनक कहते हैं वो किसको कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट विशेषता बात करते हैं अपन, अगली विशेषता। पांचवी इसकी जो विशेषता है वो क्या है भाई? आप सबको पता है कि अपन ने एक एक्ट पढ़ा था, स्पेल एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और आपको शायद याद होगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपने एक बात की थी कि जो बंबई और जो मद्रास है, उस बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया था। मतलब बंबई और मद्रास की जो विधायी शक्तियां है, वो विधायी शक्तियां बंगाल को दी गई थी। मतलब विकेंद्रीकरण का केंद्रीकरण किया गया था। अब इस एक्ट में क्या किया गया, जो बंबई और जो मद्रास है, उस बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी अधिकार दे दिए गए। इस कारण वापस विकेंद्रीकरण की क्या हुई? शुरुआत हो गई। मतलब सीधी सी बात है कि 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में जो केंद्रीकरण किया गया था ना, उसको उलट दिया गया यहां पर। अब वापिस क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। तो एक ये बात भी आपको याद रखना है। बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई कि बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। यह केंद्रीकरण किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के विधायी अधिकार क्या हो गए थे? बंगाल वालों को दे दिए थे, एक के पास आ गए थे। अब दोबारा से वापस इनको दे दिया गया, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः उनके विधायी अधिकार दे दिए गए। इस कारण वापस क्या हो गई? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। यह विशेषता भी आपको इसमें याद रख लेनी है। अगली बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे जो बात आती है वो आती है कि जो प्रांतों में है, प्रांतों में विधान परिषदों का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसका प्रावधान भी किया गया। प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाएगा। प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। आपको पता है प्रांतों में विधान परिषद नहीं थे, पहले केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन अब इस 1861 के विधान परिषद में क्या किया गया? प्रांतों में भी किसका गठन किया जाएगा? विधान परिषदों का गठन किया जाएगा। और आपको यहां पर याद रखना है कि प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाएगा। तो प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया तो कौन कौन से प्रांत है जिसमें पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया? तो आपको 3 याद रखना है। 1862 में बंगाल में विधान परिषद का क्या किया गया? गठन। बंगाल में विधान परिषद का गठन 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। 1866 की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। 1897 में पंजाब में विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। यह बात भी आपको याद रखनी है, तीनों बातें याद रखनी है कि 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। 1866 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। और 1897 में पंजाब में विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। यह आपको याद रखना है। 7वें नंबर की जो विशेषता है, केंद्रीय सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। केंद्रीय सरकार को अधिक अधिकार दिए गए।
अधिक अधिकार दिए गए। ये भी आपको याद रखना है, विशेष नहीं इतनी, लेकिन देख लेना। और लास्ट इसकी जो विशेषता है वो बहुत काम की विशेषता है, जहां से क्वेश्चन पड़ता है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया, यह भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि यह बहुत ही मोस्ट याद रखना है। यहां से कोई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से एक्ट के द्वारा बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना 1862 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इन 3 शहरों में क्या की, इनकी स्थापना की, मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और आप सबको पता है 1862 में यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। इन तीनों में, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों में 1862 में उच्च न्यायालयों की क्या की गई थी? स्थापना। आप सबको होता है भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर हुई थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 में। तो इनकी स्थापना का प्रावधान 61 में किया गया था कि इन 3 शहरों में एक क्या खोले जाएंगे? उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इनको 1862 में यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह आपको थोड़ा सा याद रखना। देखो इस एक्ट में 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, इस भारत परिषद अधिनियम में आपको 2-3 चीजें, 8 जो विशेषता मैंने बताई, इसमें से 2-3 विशेषताएं बहुत काम की। एक तो विभागीय प्रणाली वाली विशेषता आपको याद रखनी है, बहुत ही काम की विशेषता है, वहां से क्वेश्चन करता है। एक ये लास्ट वाली जो मैंने बताई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। और एक जो पहले भारतीय थे जो विधान परिषद में मनोनीत होकर जाने वाले थे, वो 3 थे, बनारस वाले, पटियाला वाले और ग्वालियर वाले, वो 3 आपको याद रखना है। और एक प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया, तो सबसे पहले 1862 में बंगाल, फिर 1866 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, फिर 1857 में पंजाब में विधान परिषद का क्या किया? गठन किया। मतलब ये 3-4 इसमें विशेषता है, ये थोड़ी सी आपको विशेष याद रखना। वैसे पूरी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम अपना क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं छोटे छोटे अधिनियम में। 2 अधिनियम है, वैसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन तो वहां से आते नहीं है, कोई विशेष बात ही नहीं है वहां से, लेकिन फिर भी अपना काम है, अपन बता देते हैं। एक तो है 1873 का अधिनियम, एक तो कौन सा है? 1873 का अधिनियम। कुछ नहीं है इसमें, एक बात आपको याद रखनी है कि कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से क्या किया गया? समाप्त किया गया, बस, और कुछ नहीं है इसमें। वो जो 1858 वाला जो अधिनियम था ना, वहां पर औपचारिक रूप से नहीं था, वो अनौपचारिक रूप से था। लेकिन ये औपचारिक रूप से कंपनी के शासन को क्या किया गया? समाप्त किया गया, मतलब लिखित आदेश था ये, ठीक है ना। लिखित आदेश इस अधिनियम के तहत हुआ था। तो कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से समाप्त किया, यह याद रखना है। इतनी से एक बात है इस पे, ठीक है। अगला है अधिनियम 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, ये एक अधिनियम है। इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है कि 1876 में ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया है, उस ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई और भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई उसको। 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी, वह भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। ये 2 छोटे छोटे अधिनियम है।
यहाँ से क्वेश्चन तो खैर पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता ही नहीं है, पहली बात तक आए भी नहीं यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप 2 अधिनियम याद रखना क्रम से, जो मैंने वो सर डायग्राम में बताया था तो वो क्रम से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो एक तो 1873 का अधिनियम है, कंपनी के शासन को औपचारिक रूप से समाप्त किया, और 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम है, जो इसमें 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किसकी उपाधि दी गई थी, केसर हिंद की, और भारत की क्या की थी, उसको साम्राज्य घोषित की थी। तो ये 4 अधिनियम अपन ने जो ब्रिटिश ताज का शासन है इसके अंतर्गत वाले में पढ़े। अब जो अगले अधिनियम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगले अधिनियम एक तो 1852 का भारत परिषद अधिनियम बच रहा है, 1909 का बच रहा है, 1919 का बच रहा है, 1935 का बच रहा है, और 1947 का बच रहा है। ये मतलब ये 4-5 अधिनियम और बच रहे हैं। ये 4-5 अधिनियम कंप्लीट हो जाएंगे तो संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन संविधान निर्माण की कहानी को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आपको याद रखना अगले वाले जो अधिनियम है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन ने जो 4 अधिनियम पढ़े इनके बारे में अपन आप चर्चा करना, ठीक है। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।